नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री ऑन मैप में पढ़ने वाले हैं यूरोपियों के भारत के आगमन की कहानी। यूरोपियंस भारत में आएंगे, क्यों आएंगे, इन सब चीज़ों पर तो विस्तृत चर्चा अलग से की जाती है, लेकिन वो नक्शा जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो किस जगह से आए, कैसे कैसे उन्होंने फैक्ट्रीज और कोठियाँ इस्टेब्लिश करी हैं, उन सब के ऊपर आज हम मैप में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अमूमन ये चीज़ें आपको पढ़ते समय मैप में देखने को नहीं मिलती हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज 31 जुलाई है और आज मॉनसून धमाका सेल जो है वो एंड हो रहा है। अमृत उपाध्याय सर ने कल क्लास जो है बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कल क्लास की शुरुआत कर दी है। तो आप अभी भी इस बैच में जुड़ सकते हैं, अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इसमें मैं हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा। 24,999 में आपको ये बैच उपलब्ध हो जाएगा यदि अगर आप वीरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई है और इस सेल की वैलिडिटी भी 31 जुलाई है। खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं 2025 का, तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फुल फी रिफंड हो जाएगी। जहां आप लोगों को आर्थिक बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, वहीं हम आपको आर्थिक सुकून यहां पर दे रहे हैं कि आप मेहनत से पढ़िए और आपके पैसे जो है वो वापस किए जाएंगे। न सिर्फ पैसे वापस होंगे, बल्कि आपको 1 साल की 1 ईयर की एक्सटेंडेड वैलिडिटी ये भी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी पाइए, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन लीजिए हमसे, और वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क। लेकिन इसके लिए स्वयं को साबित करना भी बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है आपने तो आपको ये फुल फी रिफंड हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं आज के नक्शे के कार्यक्रम पर। और आज का जो हिस्ट्री ऑन मैप है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑन मैप में। आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन। हमेशा की तरफ फिर बता दे रहा हूं, वीरत लाइव कोड मेरा कोड है और इस कोड का इस्तेमाल आप स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए किया जा सकता है। तो जरूर आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई एक बात। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो हम लोग नक्शा पढ़ने वाले हैं उसमें वर्ल्ड का भी मैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत कम आप लोगों ने विश्व नक्शा हमसे यहाँ पर देखा है बनते हुए, बनाते हुए। शुरुआत के चरणों में आपने देखा होगा, जब प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया था तब भी विश्व का इतिहास मैंने आपको बताया था, जब हमने सिकंदर इत्यादि के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ वैसा ही नक्शा आज फिर से दोबारा आपके सामने होगा। सबसे पहले तो यह समझना है कि यूरोपियंस के भारत में आने के रास्ते क्या थे। यूरोपियंस के भारत में आने के 2 रास्ते हुआ करते थे। एक उत्तर पश्चिम को पार करके वो परंपरागत मार्ग का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये था कि जल मार्ग का प्रयोग करके भारत आए। तो जो स्थल मार्ग हुआ करता था वो तुर्की आदि का जो प्रदेश है वहां से फारस, ईरान, वही ईरान इराक होता हुआ अफगानिस्तान आता था, और अफगानिस्तान से फिर खैबर दर्रा, कुर्रम, बोलन, गोमल, ऐसे तमाम प्रकार के दर्रे होते थे। उन दर्रों से भारत में एंट्री मिलती थी। दूसरा जलमार्ग होता था, और जलमार्ग में भूमध्य सागर से या फिर काला सागर से लाल सागर आना है, लाल सागर से फारस की खाड़ी और अरब सागर होते हुए भारत पहुंचना है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक नक्शा बना देते हैं आपके लिए मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि हमें यूरोप को दिखाना है तो हम अमेरिका वाले नक्शे को यहाँ से हटा देंगे। तो यूरोप के नक्शे में अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है वो आपका आता है। आपको मालूम है, जैसे मान लेते हैं कि ये अफ्रीका है सपोज, तो आप इसको दक्षिण में कहीं तक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा बनाया है, और यहाँ पर ऊपर ले जा करके आप ऐसे यहाँ पर ये लाल सागर बना सकते हैं, और ये फारस की खाड़ी यहाँ पर आपकी बन जाएगी। और फिर ऐसे पूरब में चलते हुए आप यहाँ पर इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये फिर दक्षिण में चले जाएंगे आप। तो आपको काफ़ी ये इधर वर्मा वगैरह का जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको सही करना चाहूँगा। वर्मा वगैरह का जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, इधर वाले हिस्से में आप उधर चाइना की तरफ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर इंडोनेशिया और जकार्ता वाला जो पोर्शन है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
बाली वगैरह यहीं पर दिख जाएगा। तो ऐसे करके तमाम लोग उधर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर इधर से आप यूरोप बना सकते हैं, यूरोप का हिस्सा बना लीजिए। यूरोप का हिस्सा मतलब कैसे भी करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप का हिस्सा बना लीजिए आप इधर से, थोड़ा बहुत नीचे से दक्षिण से भी आप बना सकते हो, पर आप कैस्पियन सागर यहीं पर ऐसे करके बना दीजिए, और यहीं से आपको ये ऐसे करके काला सागर भी बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये मतलब इस तरीके का लगभग एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, बट ठीक है, बट ऐसे ही करके। और यहाँ से फिर आप रशिया को ले आइए उधर से, और इस तरफ जो है आप ब्रिटेन को बना सकते हैं। यहाँ कहीं ऐसे करके ब्रिटेन को बना लीजिए, ऐसे करके ये ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन आपका हो गया। अब यहाँ पर आना है भारत में, आप सोचिए इस जगह पर आना है आपको, और आपने ये वाला हिस्सा जो है वो देखा। तो ये जो आपने हिस्सा देखा है, इससे हमारा काफी हद तक काम चल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जिससे कि आपका ये वाला पोर्शन आपको इसी तरीके से दिखाई दे, और शायद अगर संभव हो तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं आपके लिए। चलिए तकरीबन, हाँ, ओ वाह, बहुत अच्छी बात है। हर जगह का तकरीबन जो है आपका ये नक्शा चेंज हो गया कलर, तो आपको अलग से समझ में आएगा, आपको पढ़ने में जो है थोड़ा सा इजी रहेगा, बस और क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये नक्शा का कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे अगर हम तुर्की वाला जो रीजन है, मतलब यहाँ पर जो तुर्की का जो राज्य है, इस जगह पर यहाँ कहीं पर तुर्की का जो राज्य है, ये आप काला सागर इसको मान सकते हैं। ये आपका काला सागर है, यहाँ पर ये काला सागर है, ये वाला जो हिस्सा है ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। यहीं पर आप जो है ये इस तरफ जो है आप भूमध्य सागर देख सकते हैं, इस तरफ लगा हुआ आप भूमध्य सागर का हिस्सा देखा। तो इधर आपका मान लेते हैं कि ये थोड़ा भूमध्य सागर का हिस्सा है, तो आप इसको भूमध्य सागर कह सकते हैं। ये आपका भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये यूरोप का हिस्सा है, इधर वाला ये पोर्शन आपका ये यूरोप का हिस्सा है, तो यूरोप जो है वो इन्हीं प्रदेशों से, टर्की वगैरह को पार करते हुए ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान आएगा। तो आप देखिए, अगर यूरोप के लोगों को आना है तो आप देखिए यहाँ पर ये तुर्की प्रदेश हो गया, ये तुर्की का रीजन हो गया, और तुर्की के रीजन से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इराक, ईरान, ठीक है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब इलाका आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब अफगानिस्तान में ही आप एंट्री कर रहे हैं, ये पश्चिमोत्तर भारत में, यहां पर तब का जो पाक यानी कि पाकिस्तान वाला जो इलाका है वो, और फिर ये आपका यहां पर ये भारत, ये है आप यहां से एंट्री करने का मार्ग। ये आपका ये जमीनी रास्ता है जो ऐसे ऐसे करके यहां से आ रहा है। दूसरा आप कनेक्ट कर सकते थे यहां से जल मार्ग से। अब अगर आप जल मार्ग की बात करते हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा ओशियनिक जो चीजें हैं वो बना देता हूं, और आप जो है ये समझ सकते हैं कि ये आपके 3 सागर हैं। अब इनको समझने का प्रयास कीजिए, कि या तो काला सागर से होते हुए आप यहाँ पर अरब सागर को पार करके, भूमध्य सागर को पार करके, यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपका लाल सागर, ये लाल सागर है, यहाँ पर आप लाल सागर लिख सकते हैं, रेड सी, ठीक है, ये आपका लाल सागर है। लाल सागर आइए, लाल सागर से निकल करके आप जो है, और ये फिर इधर से ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, ये फिर आपका अरब सागर है, ये फिर आपका अरब सागर है। तो आप अरब सागर में आ जाएंगे और फिर यहां से इन इलाकों में भारत में व्यापार कर पाएंगे।
तो ये दूसरा आपका जल मार्ग है। लेकिन जो भी हो, आपको गुजरना तुर्की के मार्ग से ही होगा, गुजरना आपको इसी तुर्की के मार्ग से ही होगा। ये चीज आपको यहां पर समझ में आती है शायद, है ना। तब अगर ये चीज समझ में आती है तो हमें यह समझना है कि ये मार्ग ब्लॉक हो गए हैं। किनके लिए? यूरोपियंस के लिए। पर ये यूरोपियंस के लिए मार्ग ब्लॉक क्यों हो गए हैं, अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो हमको ये समझ में आता है कि उस्मानिया सल्तनत जो है, उस उस्मानिया सल्तनत ने धीरे धीरे करके कुस्तुनतुनिया को जीता है सबसे पहले। यहां कहीं पे आपका कुस्तुनतुनिया पड़ता है, इस जगह पर कहीं पर कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया को जीतने के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का जो हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा एशिया का है और दक्षिण का पश्चिमी भाग यानी इधर का जो एशिया वाला पोर्शन है ये जीत लिया है। इस पर उस्मानियन सल्तनत का यानी तुर्की सल्तनत का कब्जा होना शुरू हुआ है। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप का जो हिस्सा है, यूरोप का दक्षिणी और पूर्वी भाग, यानी आप ये समझिए कि तकरीबन आप देखोगे तो इन सब जगहों पर ऐसे ऐसे करके एक बड़ा सा हिस्सा जो है ये कब्जा कर लिया गया है। किसके द्वारा? ये पूरा हिस्सा आप ऐसे जोड़ करके देखिए, ये पूरा कब्जा कर लिया गया है। ये आपका उस्मानिया सल्तनत है, ठीक है। इसको आप उस्मानिया सल्तनत के रूप में जान सकते हैं। ये एक हिस्सा ऐसा हुआ। अब यूरोप को चाहे जमीनी रास्ते से व्यापार करना हो, चाहे समुद्री रास्ते से व्यापार करना हो, सब उसके पास हो गया है। यूरोप को गर्म मसालों की बहुत आवश्यकता होती थी और ये गर्म मसाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो हैं, जिनको हम लोग भारत या फिर बर्मा और ये जो इंडोनेशिया का जो इधर का इलाका है, यहां पर मसाले बहुत मिलते थे। इन देशों में आने के लिए इन जगहों से गुजरना पड़ेगा और ये जगहें ब्लॉक कर रखी गई हैं। इन विदेशी व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया गया है। आना है तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उससे व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो यूरोपियंस ने नए मार्ग खोजने इसीलिए शुरू किए। ऐसे में भारत की ओर उनका रुख करना ज़रूरी था, क्योंकि भारत न सिर्फ उनकी मसालों की मांग पूरी कर पा रहा था, बल्कि एक धनवान देश भी था, तो उनको पैसा भी खूब मिलने वाला था आगे आने वाले समय में। तो इसलिए भारत ने उनको आकर्षित किया और इन सब के चलते विदेशियों ने, यूरोपियों ने तमाम प्रकार के महासागरीय मार्ग की खोज करनी शुरू करी। तो इसी क्रम में कोलंबस सबसे पहले स्पेन से चलता है 1492 में। 1492 में कोलंबस चलता है और कोलंबस यहां से चल करके, स्पेन से चल करके यहां तक आते आते फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और वो अमेरिका की तरफ चल जाता है बजाय भारत के आने के। 1487 में एक पुर्तगाली है जिसका नाम है बार्थोलोम्यो डियोस। बार्थोलोम्यो डियोस। ये बार्थोलोम्यो डियोस जो है पुर्तगाली है और इसने 1487 के आसपास, 1487 के आसपास समुद्र से यात्रा करनी शुरू करी है। पुर्तगाल से मान के चलिए, यहां कहीं पुर्तगाल है। और वो ऐसे चलते चलते, ऐसे आते आते साउथ में केप ऑफ गुड होप, एशिया का अफ्रीका का दक्षिणतम इलाका है, वहां तक पहुंचा और उसके बाद वहां से वो वापस आ जाता है। फिर 1497 में, इसके 10 साल बाद, वास्को डिगामा ये भारत आया और इसने इस रूट को फॉलो करते हुए अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से को पाया और यहां से अफ्रीका के किनारे किनारे चलता हुआ ये फाइनली जो है यहां पे कालीकट के पास में पहुंच गया। ठीक है, तो वास्को डिगामा पहला व्यक्ति हुआ जो पुर्तगाल से चला और पुर्तगाल से आशा अंतरिक्ष द्वीप होते हुए, उसको उत्तर महाद्वीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, ये सब पार करते हुए फाइनली भारत की ओर पहुंच पाया। इस तरीके से भारत के लिए यूरोप ने एक समुद्री मार्ग की खोज कर ली। तो ये तो एक पॉइंट हुआ जिसमें मैंने आपको समझाया कि यूरोपियों का भारत आगमन और उसकी समुद्र यात्रा कैसी रही। तो ये शायद यात्रा आपको समझ में आई होगी। पुर्तगालियों में सबसे पहला जो भारत तक पहुंचने में सफल हुआ वो कौन हुआ? वो आपका वास्को डिगामा हुआ। यहीं पे अब्दुल मजीद उसको मिल गया था, वो लेकर के इसको इस तरफ आ गया।
गुजराती व्यापारी था। तो 20 मई 1498 को भारत पहुंच गए। कालीकट पहुंचे हैं, ठीक है, यहां कहीं पे आप मान लीजिए कि कालीकट है, ये कालीकट पहुंचे। कालीकट पश्चिमी घाट पे बंदरगाह है, केरल के कालीकट पे पहुंच गए। इसके बाद पुर्तगीज तो ये आए, पुर्तगीज के बाद आए, पुर्तगीज आए पहले, और पुर्तगीज के बाद आए डच, फिर आए डेनिश, फिर अंग्रेज, है ना। ऐसे करके तमाम सारे लोग भारत आने शुरू हो जाते हैं। इसमें ये एक क्रम थोड़ा सा सही अगर हम करें, अगर हम क्रम सही लिखना चाह रहे हैं तो वैसे तो मैंने रफली लिख दिया था। डचों के बाद आप यहां पर अंग्रेज लिख सकते हैं, अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद डेनिश लिख सकते हैं, ठीक है, और डेनिश के बाद फिर फ्रांसीसी। तो ये क्रम है जो भारत में ये यूरोपियंस आए। इनमें पावरफुल ये दोनों लोग हुए, इन्हीं के आपस में युद्ध हुए, और इसमें अंततः जो है अंग्रेजों ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने में सफलता हासिल कर ली। तो ये आई होप कि आपको पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे कैसे यहां पर लोग आए। अब इन्हीं में हम पुर्तगालियों की शुरुआत करेंगे। पुर्तगाली जो है वो भारत आते हैं, ठीक है, पुर्तगालियों का भारत में क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये नक्शा जो है वो समझ में आ गया होगा ओवरऑल, है ना। अब हम पुर्तगालियों को भारत में लेकर के आ जाएंगे। तो क्योंकि भारत सहित हमको दक्षिणी पश्चिमी एशियाई जो देश हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं वो बनाने पड़ेंगे, तो एक नया नक्शा बनाते हैं जो भारत के इस हिस्से को केवल रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको केवल रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए आइए एक बार और नक्शा बनाते हैं, ठीक है। और इसमें भारत को हमें बनाना है तो मान लेते हैं कि यहां से हम भारत की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और सपोज हमने ये भारत को यहां पर बना लिया। अब भारत में ही हम पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो हमको यहां पर इस तरीके से नीचे की ओर आना पड़ेगा। और ये बर्मा वाला हिस्सा कभी हुआ करता था, मैंने आपको बताया, बनाया और बना करके पहले भी दिखाया, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और आप इधर से ऐसे करते हुए फिर निकल जाइए चाइना वाइना की तरफ, उतना ज़्यादा आगे जाने की जरूरत हमको नक्शे में नहीं है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और यहीं पे आपको यहीं पे एक छोटी सी जगह पड़ेगी, इसका नाम है मलक्का। यहाँ पर एक जगह पड़ेगी मलक्का, तो ये मलक्का स्ट्रीट कहलाती है। मलक्का जल डमरू मध्य ये कहलाती है, मलक्का जल डमरू मध्य कहलाता है ये, ठीक है। ये आपका जावा सुमात्रा वाला इलाका बन जाएगा। यहीं पे आगे आप जो है वो छोटा सा एक बाली आइलैंड बना देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिस्सा मैंने आपको बताया है। ये इंडोनेशिया का पोर्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश मसाला प्रकाश पुंज के तौर पर भी इसको जाना जाता है। बहरहाल हम भारत की तरफ हैं, यहाँ पर आपका बंगाल रहेगा। ये दक्षिण भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये दक्षिण भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा, और ये गुजरात है। और हमको मालूम है कि यूरोपियन यहाँ से अब आ चुके हैं, है ना, यूरोपियन यहाँ से अब आ चुके हैं। तो इस क्रम को हमको यहाँ पर देखना है। तो इस क्रम को हम लोग देखेंगे। हम इसे थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं शायद, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। हाँ ठीक है, और तकरीबन इसी रूप में हम इसको यहां पर लेकर के आ जाएंगे। चलिए, तो एज इट इज शुरुआत करते हैं पुर्तगालियों से। हम शुरुआत करने जा रहे हैं कहां से, पुर्तगालियों से। पुर्तगाली, अब देखिए, पुर्तगालियों में 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। आपको मालूम है 1492 में वास्को डिगामा ये भारत आया। ये कहां आया, भारत आया। तो भारत में ये कालीकट पहुंचा है। कहां पहुंचा है, कालीकट। भारत में ये कालीकट पहुंचा है। कालीकट में एक बंदरगाह है कप्पकडाबू, वहां पर ये बंदरगाह में उतरा है। 1498 की बात है। 2 साल बाद एक और व्यक्ति आया है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। तो पेड्रो अल्वारेज
कैब्रॉल, ये इसका नाम है, आप सिर्फ इसे कैब्रॉल भी कह सकते हैं। 1500 में एक बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आता है, और ये जो बड़ा जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आया है, इसने भी भारत में पुर्तगालियों को ठीक ठाक तरीके से स्टैब्लिश करने में मदद करी है। 13 जहाज लेकर के आया था, और इसी के समय में यहां पर इस समय पश्चिमी भारत में अरब यात्री व्यापारी जो है यहां पर व्यापार किया करते थे। तो अरब यहां पर पहले से हैं, पुर्तगालियों की अरब से बनती नहीं थी, यूरोपियंस की नहीं बनती थी। तो यहां पर आकर देखते हैं कि यार यहां तो अरब व्यापारी पहले से हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि अरब व्यापारियों को यहां व्यापार तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण तो भारतीयों का है। तो अरब अपने देश में जहां नियंत्रण करते थे वहां से इनको व्यापार करने नहीं दिए, लेकिन अरब व्यापारियों को भी लगा कि अब ये लोग यहां आ रहे हैं, तो संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कैब्रॉल और उनके सेनापतियों ने कोचीन और कैन्नौर के राजाओं को अपने साथ में, कैन्नौर कह लीजिए, कन्नूर कह लीजिए, एक ही बात है, वहां के राजाओं को अपने साथ मिलाना शुरू किया। तो यहां कहीं पर दोस्तों कोचीन है, यहां कहीं पर क्या है, कोचीन है, और इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपको यहां पे कन्नूर, कन्नूर या कैन्नौर जो भी आप कह सकते हैं। तो इन राजाओं को भी अपने साथ में इसने मिलाना शुरू किया, जिससे कि इजीली जो है वो व्यापार होना शुरू हो जाए। फाइनली पुर्तगीज को लगा कि हमें यहां पर गवर्नर्स भेज करके प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1505 में फ्रांसीसी गवर्नर्स जो है वो भेजना शुरू किए, लेकिन 1505 में पुर्तगीज गवर्नर्स को भेजने से पहले 1502 में वास्को डी गामा फिर आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया, दोबारा 3 बार वास्को डी गामा भारत आया, तीसरी बार यहीं इसकी डेथ हो गई। और 1503 में इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री डाल दी। 1503 में इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री डाल दी। तो कोचीन जो है इनकी फर्स्ट फैक्ट्री हुई। तो कोचीन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यही शुरुआत में केंद्र भी बना। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यहां तक बात सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कोचीन में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी है, और एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, ये जो कन्नूर वाला हिस्सा दिख रहा है। तो 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री हुई। 1503 के आसपास ही, या 1503 से 1505 के आसपास, या ऐसे ही, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा डेट भूल रहा हूं, शायद 1505 है, 1505 लिख सकते हैं आप इसको। 1505 में कन्नूर में इनकी सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, सेकंड फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री आपकी कोचीन में और सेकंड फैक्ट्री कन्नूर में स्टैब्लिश हो गई है। और फिर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है फाइनली जो है वो भारत आया अंततः। 1505 में ये पुर्तगीज गवर्नर बन करके आया है। 1505 में 1509 तक रहेगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर है। इसने कन्नूर सहित कई सारे जो जगहें हैं, आजाविंडा है, किलवा है, इन सब जगहों पर उसने जो है अपनी किलेबंदी करनी शुरू करी है। और इसी के समय में एक खास बात हुई है कि 1509 में 1509 में गुजरात, तुर्की और जो अरब व्यापारी हुआ करते थे, जो मिस्र से भी आया करते थे, मिस्र, इन सब के व्यापारियों का इन सब के जो व्यापारी थे इनका एक ग्रुप बना, और इस ग्रुप के साथ में युद्ध हुआ। अंततः इस युद्ध में अल्मीडा जो है वो जीत गया, और उसने यहां पर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्टैब्लिश कर लिया, इन संयुक्त सेनाओं को पराजित करके। चौल में यह युद्ध हुआ, चौल यहां कहीं पड़ता है। 1509 में अल्बुकर्क भारत आया, अगला पुर्तगाली गवर्नर बन करके अल्बुकर्क जो है 1509 में नेक्स्ट पुर्तगी गवर्नर हुआ। लेकिन अल्बुकर्क गवर्नर बनने से पहले 1503 में भी आ चुका था भारत। 1503 में तब वो कुछ जहाजों का सेनापति बनकर के भारत आया था, और उसी समय कोचीन, जो हमने आपको बताया 1503 में जो कोचीन
फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है, उस समय इसमें वास्को डी गामा का साथ अल्बुकर्क ने तब दिया था। तब ये गवर्नर नहीं था, गवर्नर बन करके 1509 में आया है। 1510 में इसने एक काम किया, इसी ने 1510 में 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। इसने गोवा को क्या कर लिया, गोवा को जीत लिया। तो भाई गोवा भी इनके हाथ से निकल गया, गोवा इन्होंने प्राप्त किया है। आदिल शाही राजा हुआ करते थे, यूसुफ आदिल शाह, उनको पराजित किया है और गोवा पर उसने अधिकार कर लिया। 1511 के आसपास आप देखेंगे, 1511 के आसपास इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये जो पोर्शन है, इसने यहां पर भी 1511 में अधिकार किया। और इसके अलावा इधर फारस की खाड़ी होती है, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, फारस की खाड़ी, ठीक है। इस फारस यहां पर ये फारस की खाड़ी दिखाया, यहां पर होमुर्ज बंदरगाह हुआ करता था। यहां पर होमुर्ज बंदरगाह हुआ करता था। इसने होमुर्ज बंदरगाह पर भी, होमुर्ज बंदरगाह जो है उस पर भी नियंत्रण स्टैब्लिश कर लिया। यानी यूरोप जो अरब यात्री हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्टैब्लिश करने के दृष्टिकोण से। तो ये काम उसने, फारस की खाड़ी में स्थित है ये होमुर्ज बंदरगाह। होमुर्ज बंदरगाह कहां है, फारस की खाड़ी में है। और ये उसने प्राप्त किया है 1515 में, 1515 में। तो पुर्तगालियों का एक तो ये विस्तार आपको देखने को मिला। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद में एक और पुर्तगाली गवर्नर आया जिसका नाम हुआ नानोद कुन्हा। पुर्तगालियों में ही अगर आप देखेंगे तो एक और आया, इसका नाम हुआ नानो दी कुन्हा। ये भी थोड़ा अच्छे, हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक व्यापारियों में से है, पुर्तगाली अधिकारियों में से है, नानो डी कुन्हा, ठीक है। 1529 के आसपास आया है ये। तो उस समय मुगल सम्राट हुमायूं जो हैं, उनके गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ में मुगलों की सत्ता, और गुजराती जो हैं वो पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे व्यापारिक लाभ के कारण। तो इन बहादुर शाह के साथ संघर्ष चलता था। तो इस बहादुर शाह के संघर्ष में लाभ उठाया है नानो दी कुन्हा ने, और 1534 में, 1534 में इसने बेसीन पर अधिकार कर लिया। बेसीन या बसीन एक ही जगह है, तो इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। तो बेसिन आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा, बेसिन पर अधिकार या बेसिन पर अधिकार कर लिया। यह 1534 की बात है। और अगले साल 1535 में उसने द्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया। 1535 में उसने द्वीप, ठीक है, द्वीप पर कब्जा कर लिया। तो द्वीप आपका यहां कहीं पे पड़ता है, द्वीप, तो उसने द्वीप पर भी कब्जा कर लिया। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जगह जगह पर, इस पर उसने कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हुए यही वो व्यक्ति है जिसने 1530 के समय में जब आया था, उसी के कुछ ही महीने पश्चात इसने अपने शासन का जो मुख्य केंद्र है गोवा बनाया। तो ये जो गोवा है, पहले शासन का केंद्र कोचीन हुआ करता था इसके आने से पहले। तो इसने शासन का केंद्र क्या बनाया, शासन का केंद्र जो है वो गोवा बना लिया, ठीक है। शासन का केंद्र जो है कोचीन की जगह गोवा को बनाया। फिर उसके बाद एक और पुर्तगाली यात्री आया जिसका नाम हुआ नारहोना, ठीक है। उसका नाम हुआ गार्सिया डी नारोना। गार्सिया डी नारोना भी एक योग्य पुर्तगाली गवर्नर हुआ और इसने राज्य का खूब विस्तार किया। ये 1538 के आसपास आया और 1538 में आने वाला जो ये शासक है, इसने दमन, सालसेट, ये सब आते ही कब्जा कर लिया। तो आपको यहां कहीं दमन देखने को मिलेगा। दमन और द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा केंद्र शासित प्रदेशों में, ये वही दमन और द्वीप की बात हो रही है।
तो इसने दमन पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है सालसेट के ऊपर कब्जा कर लिया है, चौल इसने ले लिए हैं। तो कई सारे इलाके, मान लीजिए कि यहां पर सालसेट है, सालसेट, चौल, बंबई, ऐसे कई सारे इलाके को यहां पर जीत करके, मतलब इन सब जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठी जो है इसने स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। पूरब की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मद्रास के ऊपर कब्जा कर लेता है। पूरब की तरफ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मद्रास की ओर कब्जा किया। तो यहां कहीं आप मद्रास मान के चलिए, मद्रास, यहां कहीं आपका हुगली पड़ेगा, हुगली, इसने हुगली को भी प्राप्त किया है। हुगली वाला जो प्रांत है, बंगाल का जो प्रांत है, उसको भी प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा आप यहां पर जो सीलोन देखते हैं, श्रीलंका, सीलोन इसको बोलते हैं, सीलोन, इसने सीलोन पर भी अधिकार किया। इसने जो है सीलोन पर भी अधिकार किया। तो आप देखेंगे मद्रास की बात हो, सीलोन की बात हो, या फिर आप हुगली की बात करते हो, ये सारे प्रांत भी इसने जीत करके पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। दमन उमन सब इसमें आ गए। तो ये तो कुछ पुर्तगालियों की कहानी थी। इसी तरीके से भाई आए डचेस, इसी तरीके से आपको डच भारत में आते हुए दिखाई देते हैं। डच हॉलैंड, नीदरलैंड वाला जो इलाका है, वहां से आने वाले लोग हैं डचेस। नारंगियों का देश कहलाता है ये, वहां के निवासी थे। इन्हीं में कार्नेलियन डेहस्तमान नाम का एक व्यक्ति है। ये भारत आएगा 1596 में। तो इसका पहला अभियान जो है वो 1596 में हो रहा है, 1596। कार्नेलियन डेहस्तमान, ठीक है, इनका नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये वहां से आ रहे हैं, डच व्यापारी हैं। ये भारत में ना आकर के इस तरफ जाते हैं, इस तरफ इनका प्रभाव ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा प्रभाव है। तो इन्होंने पूर्वी जगत में पहुंचे हैं, ये बैंटम, सुमात्रा, उन जगहों पर इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। सुमात्रा, बैंटम, इन जगहों पर अपनी जो व्यापारिक जो पोर्शन है वो स्टैब्लिश करने शुरू किए हैं। और इंडोनेशिया से व्यापार बेसिकली ये करना चाहते थे। पुर्तगालियों को इन्होंने कुछ जगहों पर हराया है। पुर्तगालियों को हरा करके अम्बायना द्वीप है, अम्बायना द्वीप, इस पे कब्जा किया है। अम्बायना द्वीप इसके काफी पूर्वी हिस्से में पड़ता है। यहां कहीं जाके आप देखेंगे अम्बायना द्वीप पड़ेगा, अम्बायना द्वीप, यहां कहीं आपको जाकर के देखने को मिलेगा। यह अम्बायना द्वीप मिलेगा आपको यहां पर। तो इन्होंने पूर्वी देशों में कब्जा किया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुमात्रा वगैरह पे कब्जा हुआ, तो सुमात्रा यहां पर है, ये सुमात्रा, ये आपका जावा वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इन जगहों पर इन्होंने कब्जा किया। अम्बायना को भी इन्होंने जीता, पुर्तगालियों से जीत लिया है डचेस के पास में। तो ये ज्यादातर उधर ही रहे, कुछ हिस्से इन्होंने भारत में जरूर जीते, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी कुछ हिस्से जीते उन्होंने। इंडोनेशिया पे काफी कब्जा किया है। जकार्ता के खंडहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मलक्का पे कब्जा कर लिया है, जो मलक्का वाला इलाका है वो पुर्तगालियों से छीन लिया, तो मलक्का इनके पास आ गया। यहीं पर बेटाविया एक जगह पड़ती है, तो बेटाविया को भी इन्होंने जीता है। बेटाविया के जो द्वीप हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो ऐसे तमाम जगहों पर उन्होंने कब्जा किया। सीलोन पर भी इन्होंने अधिकार किया, तो जो श्रीलंका वाला हिस्सा है उस पर भी अधिकार कर लिया। भारत में अगर हम इनकी कोठी की बात करें तो भारत में इनकी कोठियों में महत्वपूर्ण तरीके से मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको कहते हैं, मछलीपट्टनम, ये वाला इलाका इन्होंने प्राप्त किया है। मछलीपट्टनम को इन्होंने प्राप्त किया है। मछलीपट्टनम के अलावा पुलिकट है, सूरत है, बिमलीपट्टनम है। बिमलीपट्टनम भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा।
पट्टनम, सूरत, सूरत का जो इलाका है, बिमलीपट्टनम का जो इलाका है वो इन्होंने जीता है। कराईकल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कराईकल तमिलनाडु का इस समय पोर्शन है, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो कराईकल वहां पर है। इसके अलावा इधर आपका उड़ीसा के पास में जगह पड़ती है बालासोर, बालासोर अक्सर आप सुनते भी हैं, अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर एक ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, वही बालासोर जगह है। और बंगाल में एक जगह पड़ती है पीपली, बंगाल में एक जगह पड़ती है पीपली, तो पीपली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी पीपली में इस्टेब्लिश करी थी। तो भारत में पीपली में भी इनका राज्य रहा है, बालासोर में भी राज्य रहा है, कोचीन में भी इनका राज्य रहा है। तो भारत में भी कई सारी डचेस की फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये डचेस और मैंने आपको पुर्तगीज अड्डे जो है वो यहाँ पर दिखाए अलग अलग तरीके के। अब हम आइए आगे चलते हैं अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेजों के पास चलने के लिए इसका एक बार हम डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अंग्रेजी सत्ता की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की सत्ता की अगर हम बात करते हैं, तो ये भारत में काफी ज्यादा रही है। अंग्रेज भारत में एक लंबे समय तक रहे। शुरुआत में इन्होंने डचों को ही पराजित किया है बेदरा के युद्ध में और उनके ऊपर नियंत्रण स्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन 1608 में कैप्टन हॉकिंस है, हेक्टर नाम के जहाज के साथ में, जिसको रेड ड्रैगन भी कहते हैं, उसके साथ में भारत आता है और गुजरात में सूरत पहुंचता है। सबसे पहले कहां पहुंचता है? सूरत, सूरत गुजरात। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी है वो यहां पर आती है, व्यापार करने का परमिशन लेने का काम करती है। जहांगीर उस समय मुगल शासक हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। 1611 में ये लौट जाता है, लेकिन 1611 में लौटने से पहले 1611 में ही यही जो मछलीपट्टनम जगह है 1611 में यहां पर अपनी फैक्ट्री जो है ये एस्टैब्लिश करते हैं। ये इनकी पहली फैक्ट्री कहलाती है। हालांकि बाद में एक दूसरा अभियान भी आता है। जेम्स प्रथम जो है वो टॉमस रो को भेजते हैं ब्रिटेन से, 3 साल के लिए वो भारत आकर के रहते हैं। अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में वो एज अ राजदूत बन करके रहते हैं। जहांगीर उन्हें सम्मान भी देता है थोड़ा बहुत, और फिर फाइनली 1618 में इनको भारत में कुछ कोठियां एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिलती हैं, ऐसा माना जाता है। 1619 में वो चला गया। तो इन दोनों कैंपेन के आने पर, जिसमें पहला कैंपेन जो है वो 1608 में जो पहला कैंपेन है वो कैप्टन हॉकिंस लेकर के आ रहे हैं, हॉकिंस, और हॉकिंस से लेकर के टॉमस रो के आने तक अगर आप देखेंगे तो भारत में 1623 तक का समय गुजर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 17वीं सेंचुरी का बीत रहा है। और इस फर्स्ट क्वार्टर के बीतते बीतते तक 1623 तक कुछ जगहों पर, जैसे कि सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद है, अहमदनगर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, आगरा, अजमेर, इन सब जगहों पे अपनी व्यापारिक कोठियां जो है ये स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो आपने सूरत देख लिया, भड़ौच यहां पर है, भरूच जिसको बोलते हैं, भड़ौच या भरूच, अहमदाबाद, और आपका ये मछलीपट्टनम मैंने आपको बता ही दिया। इधर भाई आप अजमेर लिख लीजिए, इधर आप कहीं आगरा लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको चित्र जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर बन गया, मुझे थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, बट मुझे लगा कि दक्षिण भारत ही सही काम चल जाएगा। और ठीक है, एक आध जगह ही है तो उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपको मालूम ही है कि कहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो इन जगहों पर व्यापारिक कोठियां एस्टैब्लिश करें। इस पर आधारित एक प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया था कि प्रथम चतुर्थांश में कहाँ कहाँ पर इनकी व्यापारिक कोठियां एस्टैब्लिश हो गई थी। तो यूपीएससी का ऐसा एक क्वेश्चन भी रहा है, भी ध्यान रखना है। फाइनली
इन्होंने और आगे बढ़ते हुए 1640 में 1640 में मद्रास जो नगर है वो प्राप्त कर लिया। मद्रास वाला जो ये हिस्सा है 1640 में प्राप्त किया, और यहां पर एक किला बनाया जिसको बोला गया, 1640 में एक किला बनाया जिसको बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इन्होंने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आप फोर्ट सेंट जॉर्ज कह सकते हैं या मद्रास कह सकते हैं, इनके लिए एक ही बात है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 के आसपास इन्होंने बंगाल की ओर ध्यान देना शुरू किया। ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसने हुगली में कोठी स्टैब्लिश करी, इसी हुगली में। ठीक है, तो इन्होंने बंगाल की तरफ, बंगाल में अगर आप देखेंगे 1651 के आसपास की बात है, ये हुगली की तरफ जो है बढ़ना शुरू करते हैं। बंगाल में हुगली की तरफ इन्होंने विस्तार करना शुरू किया है, और बाद में कई जगहों पर इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, जैसे कासिम बाजार है, पटना है। तो इन सब जगहों पर इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। तो इधर कहीं आपका पटना देखने को मिलेगा, पटना, इधर कहीं आपको कासिम बाजार देखने को मिलेगा, कासिम बाजार। ठीक है, तो आप पटना और कासिम बाजार का नाम लिख सकते हैं, कासिम बाजार का नाम यहां पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर एक और घटना घटित होती है कि 1662 के आसपास आप देखेंगे कि जो चार्ल्स द्वितीय हैं, जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं, उनकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी से, कैथरीन ब्रिगेंजा से। और 1662-63 के आसपास देखेंगे इस विवाह के कारण बंबई जो बंदरगाह था, ये जो बंबई था, ये बंबई पुर्तगालियों के पास था। तो इनको 1662 के आसपास जो है वो बंबई मिला चार्ल्स द्वितीय को, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने ये जो बंबई बंदरगाह है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आ गया। और 1669 से 1677 के बीच में इस पूरे बंबई जगह को गैरोल्ड आंगियार नाम के एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा आधुनिक बंबई के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और तब जाकर के इसका जो मुख्यालय है 1687 में, 1687 में जो ब्रिटिश मुख्यालय है, वो मुख्यालय पहले सूरत हुआ करता था। तो सूरत से इसको जो है बंबई कर दिया गया। तो ये सूरत से, यहां पे सूरत से चेंज होकर के बंबई भी आ गए। तो ये एक काम देखने को मिला। फिर और आगे बढ़ते हुए अगर हम बंगाल में वापस जाते हैं तो 1690 के आसपास एक व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, 1690 में एक व्यक्ति देखने को मिलेगा, जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक जो हैं, उनको सूता नदी का एक इलाका मिलता है बंगाल में। तो सूता नदी जब इनको मिला तो वहां के जमींदार हुआ करते थे शोभा सिंह, उन्होंने विद्रोह किया। और उस चीज के भय के कारण उन्होंने शासकों से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको अन्य जो क्षेत्रीय जो जमींदार हैं उनसे धमकी मिल रही है, तो हमको अपना जगह बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इनको फोर्टिफिकेशन करने की अनुमति दे दी गई, इनको वहां की सूबेदारी भी दे दी गई। आजीमुन शाह हुआ करते थे, उन्होंने इनको 3 गांव दिए। फिर तो सूता नदी तो था इनके पास में, कालीकाता और गोविंदपुरी और दे दिया। तो कालीकाता और गोविंदपुरा, ये 3 चीजें जो हैं, इन जगहों की जमींदारी इनको और मिल गई। और इस जमींदारी में केवल 1200 रुपए प्रति वर्ष में जो है इनको जमींदारी दे दी गई आराम से। और इन्हीं जगहों को बना करके, यूनाइट करके कलकत्ता शहर बनाया गया। इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके कलकत्ता शहर बनाया अंग्रेजों ने। और कलकत्ता शहर में नाम दिया गया इसको फोर्ट विलियम। क्या नाम दिया गया? फोर्ट विलियम नाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसी इलाके में अगर आप देखोगे तो इनको फोर्ट विलियम, यहां पर जो जगह है कलकत्ता, जो जगह है कलकत्ता,
जो जगह है वो इस्टेब्लिश करा गया, इसको फोर्ट विलियम कहा गया, फोर्ट विलियम। तो ये इस तरीके से अंग्रेजों ने भी भारत में कई जगहों पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो यहां पर इनको मुंबई मिला है, यहां पे मद्रास मिल गया है और यहां पे कलकत्ता मिल गया है। 80 साल के अंतर्गत 3 इनकी व्यापारिक कोठी केंद्र, ये पश्चिमी केंद्र, ये पूर्वी दक्षिणी पूर्वी केंद्र और ये पूर्वी केंद्र, ये 3 केंद्र इन्होंने स्टैब्लिश कर लिए। ठीक है, अब यहां पे कुछ और लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फिर से ये अंग्रेजों का जो पॉइंट है वो हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, और इनकी जगह पर दूसरे लोगों को लेकर के आते हैं। जैसे हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लें डेनिश की। डेनिश, तो डेनिश का कुछ ज्यादा योगदान नहीं है, बस ये आयाराम गयाराम की तरह हैं। 1616 में भारत आते हैं, 1620 में तंजौर में, 1620 में तंजौर में जगह पड़ती है ट्रांकोबर, ट्रांकोबर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, यहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करी है। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी जो 1620 में स्टैब्लिश हुई। तो आप यहां कहीं पर आप देख सकते हैं कि ये तंजौर का जो इलाका है, ये तंजौर है, ये तंजौर के इलाके में ट्रांकोबर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1676 में स्टैब्लिश करी है श्रीरामपुर में। तो श्रीरामपुर यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहां पर श्रीरामपुर बंगाल में। तो 1667 के आसपास जो है आप देखेंगे कि इन्होंने 1676 के आसपास आप देखेंगे कि इन्होंने श्रीरामपुर में अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है। ये डेनिश है। डेनिश के बाद अब हम वापस चलें और चर्चा करें कि कहां पर कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट कलर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा पिंकिश कलर मैंने ले लिया है, डार्क पिंक है। ये फ्रांसीसियों के लिए, फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए हैं। लुई 14 वहां के राजा हैं, उनका एक प्रधानमंत्री है कोलबर्ट। उसने 1664 में, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया है फ्रांसीसी। और यही कंपनी भारत में 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलती है। 1668 में कहां पर? सूरत में। तो सूरत में देखिए, हमने आपको अंग्रेजों के बारे में बताया, फ्रांसीसियों के बारे में बताया, और सूरत में ही आप देखोगे कि पुर्तगाली भी रहे, अब ये फ्रांसीसी भी वहीं पर आ गए। उसके बाद 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम जहां पर अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी हुआ करती थी, उसी जगह पर इन्होंने भी 1669 में अपनी एक कोठी स्टैब्लिश करी, उसी जगह पर, दूसरी मतलब उसी क्षेत्र में दूसरी जगह पर 1669 में। 1672 में 1672 में तंजौर के राजा हुआ करते थे, उन तंजौर के राजा से, शासक से सेंट थोमे प्राप्त किया है, सेंट थोमे। ठीक है, सेंट थोमे जो है प्राप्त किया है। तो यहीं पर आप सेंट थोमे देखेंगे, सेंट थोमे, ये मिला है फ्रांसीसीज को। और दक्षिणी पूर्वी इलाके में ही वलिकोंडपुरम हुआ करता था, वहां के एक मुस्लिम शासक थे शेर खान लोदी, उनसे मद्रास के पास में एक गांव प्राप्त किया जिसको इन्होंने पौंडीचेरी के नाम से स्टैब्लिश किया। तो यहीं पर एक जगह, इसी जगह पर आप एक जगह नोट कर सकते हैं, ये है पौंडीचेरी। ठीक है, तो इन्होंने भाई पौंडीचेरी भी प्राप्त करी है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी पूर्वी हिस्से में मद्रास कोठी हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट, सेंट जॉर्ज फोर्ट, वैसे ही इनकी पौंडीचेरी हुआ करती थी। तो पौंडीचेरी और सेंट जॉर्ज फोर्ट में आगे चल करके काफी युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, कर्नाटिक वॉर्स जब आप पढ़ रहे होंगे तब।
1721 में 1721 में इन्होंने मॉरिशस जो है वो प्राप्त किया। एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस द्वीप। देखना है तो आप यहाँ पे वर्ल्ड वाला जो मैप मैंने बनाया था वहां पर देख सकते हैं। मान के चलिए कि यहां कहीं जो है वो मॉरिशस द्वीप है, इस जगह पर छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, अफ्रीका के पूर्वी भाग में। तो इन्होंने 1721 में मॉरिशस प्राप्त किया, लेकिन आगे चल करके भारत में अपना राज्य स्टैब्लिश करने के लिए इनको बहुत काम आएगा ये मॉरिशस। जब कर्नाटिक वॉर होंगे तो मॉरिशस का नाम आप वहां पर देखते हैं। मालाबार तट में इन्होंने 1724 में माले प्राप्त किया है। 1724 में माहे जो है वो प्राप्त किया है, इस रीजन में माहे प्राप्त किया है। और 1739 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार किया है। ये जो जगह है आप देख रहे हैं ये कराईकल, इस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया है। और इस तब तरीके से अधिकार करने में फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स के बीच में संघर्ष हो रहा है। फ्रांसीसी और अंग्रेज इनके जो है संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि तेजी से अपने राज्य ये व्यापारी कोठियां जो है वो भारत में बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और इसी संघर्ष के चलते भारत में 3 कर्नाटक युद्ध होंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो फिलहाल आपको ये एरियाज आई होप कि दिखाई पड़ गए होंगे, ये एरियाज समझ में आ गए होंगे कि ये भारत में कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हुए, कैसे कैसे एस्टैब्लिश हुए। ये मैप मैंने आपको वर्ल्ड मैप भी दिखाया, ठीक है, वर्ल्ड मैप भी बना करके दिखाया हमने आपको। वर्ल्ड मैप में भी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ये आए। फिर मैंने एक एक करके आपको, देखिए सबसे पहले ब्लू कलर में पुर्तगाली, फिर ब्लू में ब्लैक ऐड हो गया तो ये आपके डचेस हो गए, फिर उसमें रेड ऐड हो गया तो आप उन्हीं जगहों पर देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आ गए। और फिर आप देखिए कि इसमें पिंक कलर जो आया है वो किसका हो गया, पुर्तगीज का हो गया, फ्रांसीसीज का हो गया। तो ये थी आज के सेशन के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा बढ़िया से। जाते जाते मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, ठीक है। और शाम को 6 बजे की इस क्लास में, शाम को 6 बजे से क्लास चल रही है, 6 से 9। अमृत उपाध्याय सर इसमें पढ़ा रहे हैं पॉलिटी विषय। इसमें इनरोल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। तुरंत इस्तेमाल आज ही कर सकते हैं, बस अब आज, और वो भी अब 5-6 घंटे शेष रह गए हैं। इतने अमाउंट में 25,000 रुपये में आपको ये कोर्स कतई नहीं मिलने वाला। ये अंतिम समय है, तो इस अंतिम समय का लाभ उठा लीजिए, आज ही उठा लीजिए, यानी हाँ उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस 25,000 रुपये को वापस पाना चाहते हैं तो वापस भी पा सकते हैं, बस आप प्रीलिम्स निकालिए। और प्रीलिम्स निकालने में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। शुरुआत में एक बार आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रीलिम्स का रिवीजन भी कराएंगे आपको, तो हम आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे, आप परेशान ना हो। हर कुछ चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। मॉनसून ऑफर खत्म ना होने पाए, इस चीज का ध्यान रखना है। 18 किताबों का आपको इसमें सेट मिलेगा। डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। सीसैट की क्लासेस आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, डाउट सेशन, सब कुछ जो सोचते हो पढ़ने के लिए चाहिए वो सब मिलेगा इसमें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, आशा करते हैं आप जरूर जुड़ेंगे। इंतजार रहेगा आपका बैच में। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।